नमस्कार साथियों, मैं दीपक बिट्टू एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं हमारे YouTube चैनल एजुसोर्स बाय बिट्टू पर। आज से हम शुरू करेंगे राजस्थान का आर्थिक सर्वेक्षण। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक ऐसा विषय है जो लगभग राजस्थान के हर कंपटीशन एग्जाम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, यानी अगर आर्थिक सर्वेक्षण आपका अच्छी तरह से तैयार है तो लगभग आप मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन तय हो जाता है, क्योंकि उससे आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। क्योंकि ये सबसे टफ क्वेश्चन माने जाते हैं, अगर आपको नहीं आते तो फिर नहीं आते। तो आर्थिक सर्वेक्षण को मैं आपके लिए बड़ा ही आसान बना दूंगा। आप बस मेरे साथ जुड़े रहना, एक एक कंसेप्ट अपन क्लियर करते हुए चलेंगे और ज़्यादा समय भी नहीं लेंगे, बहुत ही कम समय में अपन ये सारा कुछ कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण आखिर होता क्या है। आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी सरकार है, बजट के बारे में हमें पता है कि सरकार है वो बजट जारी करती है। इसमें आय और व्यय का मोटा मोटी हिसाब बताती है कि हम क्या करने वाले हैं, क्या क्या आय में व्यय में वृद्धि करने के लिए क्या करेंगे, आय हमने कहाँ से की, ये सब बताते हैं। लेकिन जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है वो होता है कि वो इसलिए जरूरी हो जाता है जिससे हमें पता चले कि आखिर हमारे सरकार ने जो पैसा खर्च किया या जितने भी ये प्रयास किए गए उनसे हमें आखिर मिला क्या, हम विकास के जो पथ है उस पर कहाँ तक चले, हमारा कितना डेवलपमेंट हुआ, अलग अलग पार्ट में हमने क्या क्या किया, वो सब आर्थिक सर्वेक्षण में हमें पता चलता है। ठीक है, तो अपन शुरुआत करते हैं आर्थिक सर्वेक्षण से। आर्थिक सर्वेक्षण, राइटिंग थोड़ी खराब आ रही है क्योंकि मैं इस टेक्नोलॉजी का पहली बार उपयोग कर रहा हूँ, धीरे धीरे सुधर जाएगी, थोड़ा सा आप क्या है कोऑपरेट करना राइटिंग के बारे में। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24। ठीक है, जब कभी भी आप आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ो, आज की बात नहीं है, हमेशा हर साल का जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है, ठीक है, उसमें लगभग 10 11 12 पार्ट रहते हैं। तो जो संरचना होती है मूल वो वही होती है। तो सबसे पहले तो अपन वो समझ लेते हैं, पहले पार्ट से शुरू करते हैं। अपन क्या करेंगे, जो आर्थिक सर्वेक्षण है इसको दो भागों में पढ़ेंगे। एक तो मोटा मोटी यानी 80% पढ़ लेंगे, उसमें से लगभग क्वेश्चन आते हैं। लेकिन फिर भी कोई गुंजाइश न रहे तो फिर 2 3 लेक्चर है वो इसके माइन्यूट एकदम सूक्ष्म रूप से जो जो चीजें इसमें से उभर के आती है उसके बारे में भी पर पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आर्थिक सर्वेक्षण का आज अपन पहला पार्ट शुरू करते हैं और आज ही उसको अच्छी तरीके से समझ के एक एक कंसेप्ट समझ के करते हैं। आपको भी जल्दबाजी नहीं करनी है, मैं भी जल्दबाजी नहीं करूंगा। और आज अगर आपने इस लेक्चर को और आर्थिक सर्वेक्षण को आराम से पढ़ लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि जिंदगी में कभी भी आर्थिक सर्वेक्षण आपको मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण का जो पहला पार्ट होता है, ठीक है ना, हमेशा जब भी आप आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ोगे तो उसका जो पहला पार्ट होता है वो क्या होता है, वो होता है बृहद आर्थिक प्रवृत्तियां। बृहद आर्थिक प्रवृत्तियां। अब ये वृहद आर्थिक प्रवृत्तियां क्या होती है? वृहद आर्थिक प्रवृत्तियां क्या होती है? आर्थिक मैंने आपको बताया इकोनॉमिकल होता है, पैसे से संबंधित है सब कुछ। यानी मूल रूप से आंकड़ों का क्या खेल रहा अर्थव्यवस्था की स्थिति में, वो हमें वृहद आर्थिक प्रवृत्तियां बताती है। तो जब भी इकोनॉमिक सर्वे पढ़ोगे, पहला चैप्टर हमेशा वृहद आर्थिक प्रवृत्तियां ही आपके होगा। ठीक है, और इस वृहद आर्थिक प्रवृत्तियों में अपन 6 चीजों के बारे में पढ़ते हैं हमेशा। कितने चीजों के बारे में? छह चीजों के बारे में पढ़ते हैं, सॉरी। ठीक है, सबसे पहली चीज आती है जीडीपी। ठीक है, दूसरी चीज आती है जी एस वी ए। तीसरी चीज आती है एन एस डी पी। चौथी चीज आती है इसमें प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, फिर 5वें नंबर पे आता है, वो आता है इसमें सकल स्थायी पूंजी निर्माण। सकल स्थायी पूंजी
निर्माण, ठीक है। फिर 5 हो गए, और छठा आता है अपन मूल्य सूचकांक। ठीक है, 1 नंबर क्या हो गई जीडीपी, 2 नंबर जीएसवीए, 3 नंबर एनएसडीपी, 4 नंबर प्रति व्यक्ति आय, 5 नंबर सकल स्थायी पूंजी निर्माण, और 6 नंबर क्या आ गया मूल्य सूचकांक। ये जो 6 हैं, ये 6 के 6 पार्ट जो हैं, ये हमेशा ध्यान रखना है क्या कि वृहद आर्थिक प्रवृत्तियों में पढ़ लें। अगर ये 6 पार्ट आपके तैयार हैं तो आपको इसका मतलब है कि राजस्थान की वृहद आर्थिक प्रवृत्तियां क्या रही है वो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर पता है। ठीक है, अब सबसे पहले अपन उठाते हैं ये 3 पार्ट। देखिए, जीडीपी, जीएसवीए और एनएसडीपी, ये 3 पार्ट अपन पढ़ते हैं, सब समझते हैं क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। ठीक है, और उसके बाद में अपन पढ़ेंगे नीचे वाले प्रति व्यक्ति आय, सकल स्थायी पूंजी अनुनिर्माण क्या होता है और मूल्य सूचकांक क्या होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं कि सर ये जीएसडीपी, ठीक है, दूसरा क्या होता है जी, और बेटा हाँ दूसरा पेज, ठीक है, सबसे पहले होता है जीएसडीपी, ठीक है, उसके बाद आता है जीएसवीए, उसके बाद आता है एनएसडीपी। ठीक है, अब सबसे बड़ा प्रश्न था कि सर ये जीएसडीपी क्या है, जीएसवीए क्या है और एनएसडीपी क्या है। ठीक है, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं जीएसडीपी की। जीएसडीपी क्या होती है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। ठीक है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, यानी घर में, समझ रहे आप, एक घर के अंदर टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ वो होता है सकल घरेलू उत्पाद। अब हमारा घर क्या है, राजस्थान। ठीक है, ये मान लीजिए राजस्थान है, ठीक है ना, जीडीपी की बात कर रहे हैं, ये राजस्थान है। राजस्थान के अंदर एक वर्ष के अंदर कुल कितनी चीजें बनी, ठीक है, कुल कितनी चीजों का प्रोडक्शन हुआ, उनका जो बाजार मूल्य होता है, बाजार मूल्य माने आप बाजार में जाएंगे और जितने में खरीद के लाएंगे वो वाला मूल्य, वो सकल राज्य घरेलू उत्पाद कहलाता है। समझ में आ गया, इतनी सी बात है क्या कि किसी एक राज्य की सीमा के भीतर एक वर्ष में जितना भी उत्पादन हुआ है उसका जो बाजार मूल्य होता है वो जीडीपी कहलाता है। ठीक है, थोड़ा सा और जीडीपी को क्लियर करते हैं आपके लिए, चलिए। ठीक है, ये होता है जीडीपी। ठीक है, ये हो गया जीडीपी। ठीक है, मान लीजिए ये है राजस्थान हमारा, इस राजस्थान में मान लीजिए 22-23 में कुल 4 कूलर है वो बने और कुछ नहीं बना, एग्जाम्पल पे ले रहे हैं। ठीक है, 4 कूलर बने हैं, तो अब आपसे पूछे कि साहब इसकी जीडीपी क्या है, आपसे पूछेगा जीडीपी क्या है, तो हमेशा ध्यान रखना चाहे जीडीपी हो चाहे अपन जीएसवी करें कुछ भी करें, वो 2 कीमत पर होती है। ठीक है ना, इसको चीज को आराम से समझ लो, और ये चीज समझ लेगी तो फिर कोई भी समस्या नहीं आने वाली। ठीक है, 2 कीमत होती है, एक होती है स्थायी मूल्यों पर, स्थायी मूल्यों पर, एक होती है जीडीपी प्रचलित मूल्यों पर। ठीक है, आप बाजार गए, आपसे किसी ने कोई रिश्तेदार मिल गया, उसने पूछा कि भाई तू बहुत पढ़ा लिखा है, तू तो ये बता दे कि अगर राजस्थान में 4 कूलर बनते हैं तो उसकी जीडीपी क्या होगी, तो आप उसको क्या कहोगे, हमेशा 2 आंकड़े लेते हैं, एक लेते हैं स्थायी मूल्य पर, एक लेते हैं प्रचलित मूल्य पर। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ लो, फिर आंकड़ों का खेल तो 2 मिनट का है, कंसेप्ट समझना जरूरी है। ठीक है, तो जीडीपी 2 चीज पर होगी, स्थायी मूल्य पर और प्रचलित मूल्य पर। अब स्थायी मूल्य में क्या होता है, देखो स्थायी मूल्य में क्या होता है, एक वर्ष मान लिया जाता है स्थायी, यानी हमारे राजस्थान में क्या लिया जाता है 2011-12,
और प्रचलित मूल्य क्या होता है? जो वर्तमान में है वो मूल्य। ठीक है, तो आप अंकल जी से बोलोगे, अंकल जी आप पूछ रहे हो कि भाई राजस्थान की जीडीपी क्या होगी अगर 4 कूलर हैं राजस्थान में। तो सबसे पहले तो स्थायी मूल्यों पर बात करूं तो 2011-12 में मान लो 2000 रुपए वो कीमत थी एक कूलर की। ठीक है, और आज कितनी कीमत है? मान लीजिए 6000 रुपए। ठीक है, तो राजस्थान की स्थायी मूल्यों पर जीडीपी कितनी हो गई? आप अभी बाजार 2011-12 में अगर आप बाजार जाते तो आपको एक कूलर बाजार मूल्य कितना 2000 रुपए होता, तो यानी 8000 रुपए ये जीडीपी हो गई स्थायी मूल्यों पर राजस्थान की, और प्रचलित मूल्य पर हो गई 24,000। समझ में आ गया स्थायी मूल्य क्या होता है और स्थायी मूल्य क्या होता है, प्रचलित मूल्य क्या होता है, और जीडीपी क्या होती है। जीडीपी माने एक राज्य की सीमा के भीतर जितने भी सामान बने हो, जितना भी प्रोडक्शन हुआ हो, उसका जो बाजार मूल्य है वो क्या होता है? जीडीपी कहलाता है। ठीक है, जीडीपी को या हर वो आंकड़ा जो अपन किसी भी राष्ट्र की या किसी की राज्य की उत्पादकता को प्रदर्शित करने के लिए करते हैं, दो चीजों पर होता है, स्थायी मूल्यों पर और प्रचलित मूल्यों पर। ठीक है, तो स्थायी मूल्यों पर अगर आपको जीडी पूछे तो क्या 2011-12 में कीमत क्या थी, उसके आधार पर मैंने बता दिया कि सर 2000 रुपए कीमत थी, तो 8000 रुपए हुई राजस्थान की जीडीपी। अगर मैं वर्तमान की बात करूं तो 6000 रुपए है, वो वर्तमान वैल्यू है, प्रचलित मूल्य है, इसलिए प्रचलित मूल्यों पर राजस्थान की जीडीपी क्या हो गई? 24,000 रुपए हो गई। ठीक है, ये जीडीपी अब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है कि सर एक मूल्य पे क्यों नहीं निकाल लेते, क्यों जरूरत पड़ी स्थायी मूल्यों की और क्यों जरूरत पड़ी प्रचलित मूल्यों की, है ना? अपन एक पर भी तो निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि स्थायी मूल्य पर भी क्यों निकालते हैं और प्रचलित मूल्य पर भी जीडीपी है वो क्यों निकाली जाती है। आप मेरे को बताओ, अगर आपको ये तो पता है ना कि 2011-12 में कूलर की वैल्यू कितनी थी? 2000 रुपए थी। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूं कि राजस्थान की जीडीपी है वो 2023-24 में है, वो मान लीजिए 12,000 रुपए रही, तो आप फट से उत्तर क्या दे दोगे कि सर इसका मतलब है कि राजस्थान में कितने कूलर हुए? 6 कूलर हो गए। 2022-23 में 6 कूलर है उनका प्रोडक्शन हुआ। मैंने कहा बहुत बढ़िया। फिर मैंने आपको कहा कि भाई साहब राजस्थान की जो जीडीपी है वो 22-23 में जो है कितनी 23-24 में सॉरी कितनी रही? मान लीजिए मैं कह दूं कि 20,000 ही रही, 20,000 रही। तो अब देखिए, अब इससे आप ये पता नहीं लगा सकते कि कितना प्रोडक्शन हुआ। क्यों? क्योंकि आपको प्रचलित मूल्य जो है, जो प्रचलित मूल्य है आपको तो उसके आधार पर निकालना पड़ेगा। इसका तो मूल्य आपको हमेशा पता था। ठीक है, ये मूल्य तो परिवर्तित होता रहता है, कोई फिक्स नहीं है। ठीक है ना, ये तो परिवर्तित होता रहता है। यानी अगर आपको परिमाणात्मक वृद्धि निकालनी थी, यानी भाई कितना प्रोडक्शन हुआ, क्वांटिटी अपनी ग्रोथ कितनी हुई, तो उसके लिए होती है स्थायी। आपको क्वांटिटी पता चल गई ना, मैंने जैसे ही बोला 12,000 रुपए अपनी जीडीपी रही तो आपने कहा 6 कूलर बने, इसका मतलब। और इससे आपको क्या पता चला, जैसे पिछले एग्जाम्पल ने अपने को क्या पता चला था कि भैया 24,000 रुपए वो कीमत थी, अब 20,000 हो गई। यानी मुद्रास्फीति है, मुद्रास्फीति जब भी बोलूं उसका मतलब महंगाई से ले लेना। ठीक है, मुद्रास्फीति है वो क्या हो गई? कम हो गई। ठीक है, यानी स्थायी जो जीडीपी है, स्थायी मूल्य पर जीडीपी है, उसका प्रयोग अपन क्यों करते हैं? क्वांटिटेटिव जो ग्रोथ होती है, जो परिमाणात्मक वृद्धि होती है, उसका पता लगाने के लिए। जबकि प्रचलित मूल्य का क्यों करते हैं? क्योंकि हमें महंगाई का भी प्रबंधन करना होता है, हमें हमारा राजकोषीय प्रबंधन भी करना होता है, तो वो सब इसकी सहायता से करते हैं। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा गहन अध्ययन अपन और कभी करेंगे, लेकिन मोटे तौर पर आपको ये पता चल जाना चाहिए कि ये भी निकालनी हमारे लिए जरूरी थी, प्रचलित मूल्य भी निकालनी जरूरी थी। ठीक है, चलिए, तो जीडीपी का कंसेप्ट अपन क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, और अपन कर चुके हैं भाई स्थायी मूल्य क्या होता है और प्रचलित मूल्य क्या होता है। चलो अब अपन बात करते हैं, ये तो जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। अब एक और चीज थी, वो क्या थी? GSV
ए, ठीक है। ये होता है ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड, एडिशन कह सकते हो। सकल राज्य, सकल राज्य मूल्यवर्धन। अब अपन कंसेप्ट समझते हैं। जीडीपी का तो अपने कंसेप्ट क्लियर हो गया। क्या था जीडीपी कंसेप्ट? एक राज्य की सीमा के भीतर जितना भी प्रोडक्शन हुआ उसका जो बाजार मूल्य था वो जीडीपी है, ठीक है। बाजार मूल्य नहीं, हमें जो कीमत अदा करनी पड़ती है उसकी, वो बाजार मूल्य हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं जीएसवीए। जीएसवीए क्या होता है? ठीक है, देखो वही 4 कूलर का हिसाब करते हैं अपन, उससे पता चल जाएगा आप, ठीक है। ये रहा भैया अपना राजस्थान प्यारा, ठीक है। कितने कूलर हैं? 4 कूलर थे, और 4 कूलर हैं वो मैंने कितने पे निकाले? मान लीजिए 24,000 रुपए हैं, वो उसका जीडीपी था। प्रचलित कीमत वाला अपन वही एग्जाम्पल लेते हैं। 6,000 रुपये इसकी क्या थी टोटल कॉस्ट पड़ी, मान लीजिए। चलो 24,000 पूरा चलो ठीक है, 24,000 अपन 24,000 ही कॉस्ट मान लेते हैं, ठीक है। तो 6 कूलर थे चलो कुल मिला के, ठीक है। तो 4 कूलर थे, 24,000 इसकी जीडीपी थी प्रचलित कीमत पर, 6,000 रुपए जो है वो अभी कीमत चल रही है, ठीक है। तो ये तो होगी इसकी जीडीपी। अब आपसे कोई पूछे कि इसकी जीएसवी क्या होगा, सकल राज्य मूल्यवर्धन इसका क्या होगा, ठीक है। तो सकल राज्य मूल्यवर्धन क्या होता है, इसमें मैं आपको क्लियर बता दूं कि ये जो जीडीपी है ना, ये तो होता है बाजार मूल्य, ध्यान रखना। यानी ग्राहक को जो मूल्य चुकाना पड़ा, ग्राहक को जो मूल्य चुकाना पड़ा। और जीएसवी क्या होता है? जीएसवी होता है कि जब फैक्ट्री से माल तैयार हुआ बिकने के लिए, उस समय क्या रेट थी, समझ रहे हैं आप? ये तो बाजार मूल्य हुआ, ये क्या हुआ? इसको आधार मूल्य कहते हैं, वैसे तो बेस रेट कहते हैं उसको, कहते हैं, ये होता है, ठीक है। अब मैं आपको और क्लियर कर देता हूं, ठीक है ना। देखो अब 24,000 रुपए जीडीपी थी, ठीक है। अपने को निकालना क्या है? जीएसवी, ठीक है। 24,000 रुपए बाजार मूल्य था, ठीक है। अब देखो 24,000 बाजार मूल्य था, लेकिन ये जब फैक्ट्री में बना तब इसकी जो वैल्यू थी, कॉस्ट थी, वो 14,000 रुपए थी, ठीक है। और बाजार में हमें कितना मिला? 24,000 में। जब ये फैक्ट्री से निकला, दुकान में पहुंचकर ग्राहकों तक पहुंचने के लिए गया, तो सरकार ने इस पर 12,000 रुपए कर लगा दिया। ये लो सा टैक्स है इस पर 12,000। फिर कहा यार गरीब लोग हैं, पिसेंगे फालतू काम, दुखी होंगे, इनको ऐसा करो 2,000 रुपए क्या दे दो, सब्सिडी भी दे दो इनको 2,000 रुपए। ओके, सब्सिडी भी दे दी और टैक्स भी लगा दिया। यानी सब्सिडी टैक्स तो क्या होगा? प्लस होगा, और सब्सिडी घट जाएगी। यानी 14,000 में 12,000 कर लग गया तो कितना हो गया? 26,000। फिर 2,000 घटा दिए तो कितना हो गया? 24,000। ये 24,000 यही तो है, देखो जीडीपी हमारी। यानी सीधी सी बात है, जीडीपी बराबर क्या हुआ? जीवीए प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी। हुआ या नहीं हुआ? देख लो, आराम से देखो भाई। 14,000 रुपये था जब ये बिकने को तैयार हुआ माल, नहीं मतलब फैक्ट्री से बाहर निकला माल, इस पर कोई भी ना तो टैक्स ना करे। फिर 12,000 कर लग गया, 2,000 सब्सिडी घटा दी, 24,000 है, तो ये जीडीपी हुआ। और जीएसवीए क्या हुआ? जीडीपी क्या हुआ? जीवीए प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक है। तो आपसे कोई पूछ ले कि ये जो जीएसवी है, ठीक है ना, जीएसवीए ये कितना होगा, तो आप कह दोगे जीडीपी। जीएसटी स्टेट की बात करें तो एस लग जाता है, यहाँ पे भी अगर स्टेट की बात करें तो एस लग जाता है। जीएसडीपी, अब देखो प्लस खुद रह जाओगे तो माइनस हो जाएगा, यानी माइनस टैक्स और प्लस सब्सिडी।
ये फॉर्मूला किसका हो गया? GSVA का। देख लो, समझ में आ गया। जीडीपी क्या होता है? कुल मिलाकर जीएसवीए में जब आप टैक्स घटा दोगे और सब्सिडी जोड़ दोगे तो वो क्या आ जाएगा? सॉरी, जीएसवी में आप टैक्स जोड़ोगे और सब्सिडी घटा दोगे तो आपका जीडीपी आ जाएगा। ठीक है, यानी जो बाजार मूल्य हो गया वो जीडीपी हो गया, और बाजार में आने से पहले जो फैक्ट्री से निकला उसका मूल्य हो गया वो जीएसवी हो गया। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ कि क्या जीडीपी से बड़ा जीवीए हो सकता है? क्या हो सकता है? क्या जो बाजार मूल्य है उससे ज्यादा वो जो फैक्ट्री से माल निकला उसका मूल्य होगा? कभी नहीं हो सकता। यानी जीडीपी हमेशा बड़ी होगी किससे? जीएसवीए से। ठीक है, सकल राज्य मूल्य वर्धन से हमेशा बड़ी होगी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं तीसरी आइटम के बारे में। ठीक है, तो जीडीपी पता चल गया। जीडीपी कितना था? 24,000 रुपए। ठीक है, फिर अपना जी एस लगा देता हूँ, स्टेट की बात हो रही है ना, तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद आ जाता है। फिर जीएसवीपी हो गया, क्या था? 14,000 रुपए। ठीक है ना, ये क्या था? बाजार वाला मूल्य, बाजार मूल्य कितना था, और जब ये फैक्ट्री से निकला तो कितना था? अब अब आपको बताते हैं कि एनएसडीपी क्या होता है। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ठीक है, फुल फॉर्म होती है नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। अब हुआ क्या कि चलो ये 24,000 रुपए के अपने थे। ठीक है, नहीं अपने बाजार मूल्य कितना था? 6,000 रुपए था। तो ऐसा भी तो होगा ना कि जैसे मान लीजिए 4 कूलर थे, तो ऐसा भी तो होगा कि एक आधा कूलर खराब भी हो जाए, है ना? तो जब कूलर खराब हो जाएगा उसका कौन गिनेगा भाई? ओरिजिनल तो जीडीपी आपको तब पता चलेगी ना जब आपका जो टोटल जो कॉस्ट है, वो टोटल वैल्यू है, वो एकदम स्थिर रहे कि हाँ ये था, एकदम एग्जैक्ट ये था। अब जो खराब हो गया उसको आप इंक्लूड कर भी लो, लेकिन वो आपको सही तथ्य उपलब्ध नहीं करवाएगा। तो जीडीपी की एकदम एग्जैक्ट डाटा कब पता होंगे? कि भाई साहब आपकी जो जीडीपी थी उसमें से हास कहते हैं इसको, हास कितना हुआ, मूल्य हास कितना हुआ। ठीक है ना? तो मान लीजिए 4 कूलर थे पहले, तो 24,000 था। एक कूलर हमारा खराब हो गया, तो जैसे ही एक कूलर हमारा खराब हुआ तो हमारे क्या हो गया? 6,000 से 18,000 रुपए हो गए। ठीक है, तो अब देखो, अब आपको समझ में आ गया कि जीडीपी क्या होती है, जीएसवीपी क्या होती है, और एनएसडीपी क्या होती है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्या होता है? बाजार मूल्य होता है सर। और सकल राज्य मूल्य वर्धन क्या होता है? सर जो बाजार में आने से पहले फैक्ट्री से निकला, ना कोई जिस पर टैक्स था, ना कोई सब्सिडी थी, सर वो जीएसवीपी हुआ। ओके, उसके बाद में एनएसडीपी क्या हुआ? शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद क्या हुआ? कि सर जो जीडीपी था उसमें से कुछ न कुछ कचरा निकल गया, कुछ न कुछ खराब हो गया, कुछ न कुछ हमारा घाटा हो गया, पड़ी पड़ी सामान खराब हो जाता है, मूल्य हास हो जाता है उसका टाइम टू टाइम। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो गया? एनएसडीपी हो गया। तो जीएसडीपी की पता चल गया, जीएसवीपी से पता चल गया, और एनएसडीपी पता चल गया। यानी तो ये तो सीधी बात है कि इन दोनों में से ये तो कन्फर्म, जीडीपी सबसे ज्यादा होगा, बाजार में जो मूल्य होगा वो सबसे ज्यादा होगा, फिर ये जीडीपी से कम होगा, और ये तो कम होगा ही होगा, दोनों ही जीडीपी से कम होंगे। ठीक है, अब अपन ने बात क्या की थी कि 6 आंकड़े होते हैं बृहत आर्थिक जो प्रवृत्तियां होती है उसमें, उनमें से 3 आंकड़े अपन पढ़ चुके हैं। जीएसडीपी क्या होता है मैंने आपको बता दिया, जीएसवीपी क्या होता है मैंने आपको बता दिया, और एनएसडीपी क्या होता है बता दिया। अब राजस्थान का क्या खेला रहा 2023-24 में? 2023-24 में हमारे राजस्थान का क्या खेला रहा इन तीनों इलाकों में? ठीक है, इन तीनों इलाकों में क्या खेला रहा वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो अपन सबसे पहले लिखते हैं कि भाई स्थिर कीमत पर क्या रहा।
ठीक है, और दूसरा अपन लिखते हैं भाई प्रचलित कीमत पर क्या रहा। ठीक है, जब भी अपन स्थिर कीमत की बात करें तो मैंने आपको क्या बताया, 2011-12 की जो कीमतें हैं ना उसके अनुसार कैलकुलेट करते हैं। क्यों करते हैं मैंने बता दिया कि इससे अपने को क्वांटिटेटिव जो परिमाणात्मक होता है विकास वो पता चलता है, इससे हम महंगाई को कंट्रोल कर पाते हैं, पता चल जाता है। तो ठीक है, इन दोनों कीमतों के आधार पर अपन पता लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करेंगे, एक लाइन खींच देता हूँ यार, टेडी बहुत लाइन, धीरे धीरे आज सेट बैठ जाए, कोई बात को नहीं। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं जीएसडीपी की, जीएसडीपी की, ये लो जी, ये जीएसडीपी की। फिर दूसरी अपन बात करते हैं जीएसवीपी की, जीएसवीपी यानी जब फैक्ट्री से निकला था ना सामान, वो वाला जिसमें अभी टैक्स जुड़ना बाकी है, सब्सिडी घटना बाकी है, वो जीएसवीपी। और फिर हो गया एनएसडीपी यानी जीडीपी में से जो माल खराब हो गया, एनएसडीपी बची। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपके खेला। अब अपन ये देख लेते हैं। ठीक है, जीएसडीपी की बात करें राजस्थान में तो वो हुआ 8.45 लाख करोड़, यानी राजस्थान ने 2023-24 में जो टोटल माल प्रोडक्शन किया, टोटल प्रोडक्शन, उसकी बाजार वैल्यू जो थी वो कितनी थी, 8.41 लाख करोड़। वो भी कब, जब हम स्थिर कीमत की बात करें, 11-12 वाली कीमतों से बात करें तब। अच्छा, तो अब कितना, अगर अभी की कीमतों के हिसाब से बात करें तब क्या होगा, अगर प्रचलित कीमत के हिसाब से बात करेंगे तो वो हो जाएगा लगभग दुगना, 15.28 लाख करोड़। देखो महंगाई कितनी बढ़ गई है, दुगनी हो गई, लगभग दुगनी। 2011-12 की कीमत ली तो 8.45 लाख करोड़ थी, और अभी की कीमतें ली हमने तो 15.28 लाख करोड़, लगभग दुगना फर्क पड़ गया। देखो महंगाई का पता चल गया अपने को। चलो ठीक है, इसके बाद इसमें एक चीज और होती है, चलो वो वृद्धि दर बाद में देखते हैं अपन। ठीक है, अब बात करते हैं जीएसयूपी की, यानी ये तो बाजार मूल्य था। अब जब जीएसयूपी होगा यानी वो मूल्य जिस पर ना तो अभी तक हमने सरकार ने टैक्स इंपोज किया, ना सब्सिडी घटाई, वो मूल्य कितना रहा। अगर उस मूल्य के हिसाब से अपन देखें, सकल राज्य मूल्य वर्धन देखें, वो कितना रहा, तो मैंने बताया जीडीपी से तो कम रहेगा। ये क्यों कम रहेगा, क्योंकि ना तो टैक्स जुड़ा ना सब्सिडी घटी अभी तक। तो ये कितना रहा, ये रहा 7.81 लाख करोड़। ठीक है, कब, स्थिर कीमत पर। और प्रचलित कीमत यानी अभी की कीमतें अगर मैं इस्तेमाल करूं सॉरी, तो क्या होगा, 7.81 लाख की जगह हो जाएगा, ये भी दुगना, लोसा 14.28 लाख करोड़ का प्रोडक्शन है वो राजस्थान ने कुल मिला के कर लिया। यानी देखिए ये भी, ये याद करने में आपको बहुत आसानी होगी। ले लो 15.28 और 14.28, 28 है और एक का अंतर है। चलो अब एनएसडीपी यानी ये थी अपनी क्या, जीडीपी, इसमें से कितना माल है वो खराब हो गया। आप ये ध्यान रखो, इसमें से कितना माल है वो खराब हो गया, खराब कुछ ना कुछ हुआ होगा। तो जब खराब हुआ तो जीडीपी से कम होगा एनएसडीपी, और वो कितना रहा स्थिर कीमतों पर हमारा, 7.41 लाख करोड़। और प्रचलित कीमत पर मैं देखूं तो वो रहा 13.69 लाख करोड़। ठीक है, ये भी लगभग दुगना पहुंच गया। ठीक है, ये जो डाटा है ना बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा है। ठीक है, ये आपको मैंने समझ में भी आ गया होगा कि जीडीपी क्या होती है, जीएसपी क्या होता है। ये हमारे राजस्थान की औकात आपको इससे पता चल गई कि हमारे राजस्थान में किस, अगर कौन सी कीमत लूँ, कौन से पैमाने लूँ, तो राजस्थान की हर पैमाने में हमें को औकात पता चलती है। अगर जीडीपी में पैमाना लूँ तो 8.45 लाख करोड़ कर दिया स्थिर कीमत पर। ठीक है, तो ये सारा सिस्टम आपको अब समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, और ये आंकड़े आप आसानी से याद रख सकते हो। भाई लगभग महंगाई दुगुनी, स्थिर कीमत प्रचलित कीमत पे आप अंतर देखेंगे तो आप देखेंगे लगभग दुगना है, 8 दूनी 16 है, 7 दूनी 14 है, और ये भी 14 के करीब पहुंच जाता है। ठीक है, ये 15.28 14.28 का अंतर है, तो ये बहुत कम अंतर है। ठीक है, तो ये 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो 13.69 ये याद रख सकते हो आप। ठीक है, और फिर क्या है, फिर कुछ ना कुछ सेटिंग आप अपने मन से बिठा लेना, क्या इन आंकड़ों को कैसे याद रखना है, समझा मैंने आपको अच्छी तरीके से दिया है। जीएसडीपी क्या होता है, जीएसवीपी क्या होता है, एनएसडीपी क्या है, यानी वृहद आर्थिक प्रवृत्तियां हैं, उसमें 6 हमने देखा कि 6 भागों में बटी है, और 3 भाग हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अब इसमें भी थोड़ा सा चीज बाकी रह गया, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो जीएसवीपी है सर, राजस्थान की जो जीएसवीपी रही,
ठीक है ना। हालांकि जीडीपी के भी हर बार आंकड़े देते हैं, लेकिन इस बार सिर्फ जीडीपी के मेरे जीएसवीपी के मिले। मैं एक बार फिर अच्छी तरीके से देख लूंगा, आप भी देख लेना कि जीडीपी के भी आंकड़े इस बारे में दिए हैं क्या। ठीक है, आपको पता है कि राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है या भारत की भी अर्थव्यवस्था है, वो 3 प्रमुख क्षेत्रों में बटी होती है। यानी हम ये चीज देखते हैं कि सर कृषि में हमने क्या झंडे गाड़े, उद्योग में क्या झंडे गाड़े, और जो सेवा क्षेत्र होता है उसमें क्या झंडे गाड़े। ठीक है, ये तुलनात्मक अध्ययन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए राजस्थान की अगर मैं बात करूं, ये हमारा राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान में जो टोटल जीएसवीपी रही, कितनी रही थी, लगभग आपकी 7.81 लाख करोड़ रही स्थिर कीमत पर, और 14.28 लाख करोड़ रही थी कौन सी कीमत पर, प्रचलित कीमत पर। ठीक है, तो दोनों करते हैं। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, प्रचलित की बात कर लेते हैं। ठीक है, और ये 2 डायग्राम आप रट लेना, रट ही लेना है। ठीक है, तो ये जो अपनी रही ना, इसका पार्ट है, देखो सबसे पहले ठीक है। तो टोटल जो जीएसवीपी रही हमारी, अब हम देखते हैं कि कौन से क्षेत्र से ये मिल के आई। यानी कुछ तो कृषि में प्रोडक्शन किया होगा, कुछ हमने उद्योग में प्रोडक्शन किया होगा, कुछ सेवा में प्रोडक्शन किया होगा, तो वो कितना कितना रहा वो देखते हैं। ठीक है, सबसे जो ज्यादा किया वो अपन ने किया सेवा में, 45.07% है अपन ने किस में किया, सेवा के क्षेत्र में किया, सर्विस में किया। सेवा यानी मोबाइल कंपनी में सेवा देती है। ठीक है, और भी बहुत सारी सेवाएं अपन होती है। ठीक है, जोमेटो भी एक प्रकार की सेवा है, आप खाना मंगा रहे थे वो 2 मिनट में। तो सेवा क्षेत्र रहा वो 45.07% रहा। फिर रहा उद्योग क्षेत्र, कितना, 28.21%। ये क्या रहा, उद्योग क्षेत्र। और सबसे कम जो रहा वो रहा योगदान, वो रहा 26.72%। वो किसका रहा, कृषि का रहा। ठीक है, वैसे ही स्थिर कीमत पर अपन देख लेते हैं आराम से। ठीक है, तो भाई ज्यादा तो वही रहेगा, ज्यादा तो क्या रहेगा, ये सेवा ही रहेगा। कितना रहा, 43.95%। ठीक है, ये क्या रही, सेवा क्षेत्र का योगदान रहा इस टोटल जीएसवीपी में। ठीक है, और 29.84% रहा उद्योग क्षेत्र का। ठीक है, और 26.21% रहा किसका, कृषि क्षेत्र का। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा एक नंबर जो रही वो रही हमारा योगदान जो रहा प्रोडक्शन में वो सेवाओं का रहा, 2 नंबर पे रहा उद्योग का, और सबसे पीछे बापड़ी है बेटी है कृषि। ठीक है, आप चाहे प्रचलित पर देखें, आप चाहे स्थिर मूल्यों पर देखें। ठीक है, तो ये आंकड़े रट्टा मार लेने हैं आपको। ठीक है भाई, सेवा क्षेत्र का हमारा कितना योगदान रहा जीडीपी जीएसडीपी में, प्रचलित का कितना रहा, सॉरी कृषि का कितना रहा, उद्योग का कितना रहा, और स्थिर और प्रचलित दोनों पे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप याद भी कर सकते हो। देखो ये 1 है, इधर 21 है, ये 21 है, ऐसे सेटिंग बैठा के आप इसको याद कर लेना। ठीक है, तो ये हो गए आपके 3 टॉपिक कंप्लीट। ठीक है, 3 टॉपिक कंप्लीट हो गए, कौन कौन से, जीडीपी, जीएसवीपी और एनएसडीपी। ये तीनों मैं आपको अच्छी तरीके से समझा चुका हूं। इसके आंकड़ों के आधार पर भी अपन राजस्थान की स्थिति है वो अच्छी तरीके से देख चुके हैं। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट चलते हैं। वो कौन सा टॉपिक है, प्रति व्यक्ति आय। कौन सा टॉपिक है, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, अब समझने का काम तो ज्यादातर आपका हो गया खत्म, आगे मूल्य सूचकांक में और थोड़ा समझने का आएगा। ठीक है, 3 चीजें हो गई, टोटल 6 है। चौथी अपन बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय यानी प्रत्येक व्यक्ति की आय, यानी आपका जो परिवार है मान लीजिए उसमें 5 सदस्य हैं। ठीक है, तो प्रत्येक व्यक्ति एक वर्ष में कितना रोकड़ा, कितना पैसा कमाता है, एक वर्ष में प्रत्येक व्यक्ति कितना कमाता है, वो प्रति व्यक्ति आय है। ठीक है, तो जो हमारे आर्थिक सर्वेक्षण में बताया फॉर्मूला, इन्होंने कहा कि सर हमने, देखिए आय कैसे निकलेगी, यानी कुल आय जो है अपन भाग दे देंगे किसका, जनसंख्या का। इसमें क्या है, ठीक है, मान लीजिए
कुल आय 1000 रुपये थी, जनसंख्या 100 रुपये है, तो 100 रुपये प्रति व्यक्ति आय हमारी हो गई, ठीक है। लेकिन अब समस्या क्या है, अब कुल आय किसको मानोगे आप? भाई जीडीपी को मानो, जीएसडीपी को मानोगे, जीएसवीए को मानोगे या एनएसडीपी को मानोगे? तो हमारे आर्थिक सर्वेक्षण में स्पष्ट लिखा है कि हमने तो भाई साहब एनएसडीपी है ना, जीडीपी में से जो मूल्य ह्रास किया उसको माना है। फिर हमने उसमें जनसंख्या का भाग दे दिया और उससे हमारी क्या है, वो प्रति व्यक्ति आय निकल गई। ओके, अब हमें आप बता दो कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है हमारी, हमें भी तो पता चले। सही बात है, हमें भी पता चलना चाहिए प्रति व्यक्ति आय हमारी कितनी है। तो चलो अब आपको बता देते हैं कि आपकी सरकार के अनुसार आपकी है, वो आप चाहे फोकटी, लेकिन सरकार के अनुसार चौथा टॉपिक है प्रति व्यक्ति आय कितनी है, वो मैं आपको बता देता हूं। ये लो, आंकड़ों के लिए तैयार हो भाई, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय कितनी है, ठीक है। अब प्रति व्यक्ति आय में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अपन तुलना करें भारत के साथ, ठीक है। तो इसमें भी दो आय होते हैं, एक होता है प्रचलित मूल्य पर, एक स्थिर मूल्य पर। सबसे पहले प्रचलित मूल्य पर, चलो प्रचलित में मजा आएगा। सबसे पहले अपन पुराने वाले मूल्य पे देखते हैं, स्थिर मूल्य पर, यानी 2011-12 वाले मूल्य पे देखते हैं, ठीक है। इधर मैं लिखता हूँ राजस्थान, इधर मैं लिखता हूँ इंडिया, ठीक है। ओके, अब देखो, अगर 2011-12 के जो कीमतें थी उनकी तुलना करें तो अपनी प्रति व्यक्ति आय जो आपकी है, आपकी खुद की, 1,67,964 रुपये, यानी आपके घर का प्रत्येक आदमी 1,67,964 रुपये साल का घर में लेके घुस रहा है। बोलो घुस रहा है क्या इतना पैसे लेके? हैं? सरकार तो कहती है आप 1,67,964 रुपये पर साल प्रति व्यक्ति आय है, ठीक है। और भारत की कितनी है? अब देखो, अब हमें देखना है कि हम भारत से, हमारा राजस्थान का जो बंदा है वो पूरे भारत के आदमियों से गरीब है अमीर है? तो भाई साहब बहुत निराशा की बात है कि हम भारत से बहुत ज़्यादा गरीब हैं। मतलब भारत तो अपना ही देश है, लेकिन अगर शेष भारत की बात करें राजस्थान के आदमियों की, तो बाकी भारत के अगर टोटल करें तो 1,84,205 रुपये कमाता है, और अपन कितनी कमाते हैं? 1,67,000, ठीक है। तो इसको याद रखने के लिए आप कर सकते हो 1.6 लाख और ये 1.84। लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि प्रति व्यक्ति आय के कम से कम सारे आंकड़े याद करना, बाकी के पॉइंट वाले छोड़ सकते हो बाकी के, लेकिन इसके ये है जैसे कि जैसे एग्जाम में पूछना की प्रवृत्ति इन दिनों आरपीएससी की या अधीनस्थ आयोग की रही है, ठीक है। अब इसके देखते हैं कि हमने वृद्धि कितनी की, यानी पिछले साल जो हमारी आय थी उससे हमने कितनी वृद्धि की, तो 11.49% प्रत्येक आदमी ने जो वृद्धि की है, यानी मेहनती तो है राजस्थान का आदमी। चलो अब हम भारत के आदमियों से कितने मेहनती हैं कि भाई भारत के आदमी पैसे वाले तो हमसे हैं, क्या मेहनती भी हमसे है क्या? जी नहीं, मेहनती आपा तकड़ा हाँ करियो है 8.68% बस। इन्होंने कितनी की है? इतनी ही वृद्धि की है। आप झपीट बोला दियो 11.49% वृद्धि करिया, पण पार अपर घनी पड़ी कोनी 1,67,000 तक पहुंचे, ठीक है। लेकिन ये स्थिर मूल्य पे, ठीक है ना। ये क्या है? अरे सॉरी यार, ये प्रचलित मूल्य पे, इस पे तभी मैं सोचा यार ये ज्यादा तो हो ही नहीं सकती, ये प्रचलित मूल्य पे हो गई, ठीक है। प्रचलित मूल्य पे अभी वर्तमान की बात करें तो अपने डब्बे गोड़ हैं भारत की अपेक्षा 1,67,964, भारत की 1.84, लेकिन मेहनती वृद्धि हमने ज्यादा की 11.49%, भारतीय बाकी शेष भारत के लोग हैं उन्होंने 8.68% की, ठीक है। अब अपन बात करते हैं स्थिर कीमत पर। अब बात मेरे को बताओ कि स्थिर कीमत पर अपन जब भी करेंगे तो वो ज्यादा पैसे वाले होंगे या कम वाले होंगे? अगर उन कीमतों के हिसाब से करेंगे तो निश्चित रूप से कम होगी स्थिर कीमत पर, क्योंकि अब महंगाई धीरे धीरे बढ़ गई है तो उसकी कीमत में वृद्धि हुई। तो ये लीजिए स्थिर कीमत पर देखते हैं राजस्थान और इंडिया में कोई फर्क था क्या, या अभी की तरह हम थोड़े पीछे रह गए? चलिए तो स्थिर कीमत पर बात करें प्रति व्यक्ति आय की, तो ये लीजिए आंकड़ा आपके सामने है। राजस्थान की जो रही है वो सिर्फ रही है 90,831 रुपये, और भारत की, शेष भारत जो है वो अभी भी थोड़ा सा अपने से आगे चल रहा है, थोड़े से पैसे वाले हैं अपने से, 1,06,744 रुपये, ठीक है। मेहनत में देखते हैं तो भाई साहब अगर स्थिर कीमत की बात करें ना, तो यहाँ पे दोनों में ही पासा उल्टा पड़ गया। ना तो हम ज़्यादा पैसे वाले रहे
और ना ही मेहनती रहे। क्यों? क्योंकि राजस्थान ने जो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है वो हुई है 6.94% अगर स्थिर कीमत पर देखें तो। और जो भारत ने की है वो की है शेष भारत, सॉरी भारत, हमारा प्यारा भारत, ठीक है, 7.38%। यानी स्थिर कीमत में शेष भारत है वो राजस्थान को दोनों ही एरिया में पीछे छोड़ गया। वृद्धि भी ज्यादा की, पैसा भी ज्यादा कमाता है, हम पैसा भी कम कमाते हैं और हमने वृद्धि भी क्या की है, कम की है। ठीक है, तो ये आंकड़े आप लिख लो। ठीक है, तो देखो हम 4 चीजें पढ़ चुके हैं। जीएसडीपी क्लियर हो गया, ठीक है, एनएसवीए क्लियर हो गया, एनएसडीपी क्लियर हो गया, प्रति व्यक्ति जो आय है क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब 2 चीजें बचती है। ठीक है, 5वीं सबसे पहले उठाते हैं। ठीक है, वो क्या है? 5 नंबर। 6 का ही खेल है, वृहद आर्थिक प्रवृत्तियों, और कुछ है नहीं, एकदम आसान है और आपको याद हो भी गई होगी ज्यादातर। तो सकल स्थायी पूंजी निर्माण। अब सर ये जो टॉपिक आया है सकल स्थायी पूंजी निर्माण, चलो निर्माण तो हमें पता है, अब ये सकल स्थायी पूंजी क्या है ये पता चल जाए तो अपना काम बन जाए। सकल स्थायी पूंजी क्या होती है साहब? अपने घर में स्थायी पूंजी क्या होती है? कांदा आलू स्थायी पूंजी होते हैं क्या? नहीं जी, अभी लाए और सल्टा दी, तो हमारे घर की ये स्थायी पूंजी तो नहीं है। चलो फिर मान लीजिए और क्या चीज होती है, मान लीजिए अपन केले लाए, स्थायी पूंजी नहीं है। पेट्रोल भरवाया गाड़ी में सर, स्थायी पूंजी है क्या? ना, डालते ही उड़ गया। तो स्थायी पूंजी हुई क्या? स्थायी पूंजी वो सकल स्थायी पूंजी वो होती है जो लंबी अवधि तक काम आए। ठीक है, हम एक लैपटॉप लाए, वो क्या है? स्थायी पूंजी। बाइक लाए, क्या है? स्थायी पूंजी है। हमने घर में एक रूम बनाया, क्या है? स्थायी पूंजी। ये तीनों ही लंबे टाइम, तो ऐसा नहीं कि आज लाए आज ही खत्म या कल खत्म, नहीं, स्थायी पूंजी है। तो अगर देश की बात करें, राज्य की बात करें, तो स्थायी पूंजी क्या हो गई? मशीनें, सड़कें, पुल, स्कूलें, ठीक है, और रोडवेज की बसें, बसें खरीदी है, स्थायी पूंजी है हमारी। ठीक है, और क्या होता है? और ये सारी समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, जितने भी मशीनें, सड़कें, पुल, स्कूलें, मतलब जो लंबी अवधि तक काम आती है वो क्या कहलाती है? सकल स्थायी पूंजी कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? सकल स्थायी पूंजी कहलाती है। ठीक है, अब आपको एक बात तो पता चल गई कि सकल स्थायी पूंजी क्या होती है। तो ये सकल स्थायी पूंजी होती है, ये हमने पहले इसकी गणना नहीं की थी क्या? जब जीएसडीपी हमने की थी कि भाई एक राज्य के अंदर जितने भी प्रोडक्शन हुआ वो सारा प्रोडक्शन का जो बाजार मूल्य है वो क्या है? जीडीपी है। तो हमने इसको किया नहीं था क्या तब इसका अध्ययन? जी किया था। इसी का एक पार्ट है ये। मान लीजिए ये 2 थे 4 में से, ये स्थायी पूंजी थे, यानी सकल स्थायी पूंजी निर्माण है, ये जीएसडीपी का भी पार्ट है, जीएसपी का सबका ही पार्ट है। ठीक है, ये एक पार्ट है प्रोडक्शन का। ठीक है, तो यानी अब अपन जब भी सकल स्थायी पूंजी निर्माण का आकलन करेंगे वो अपन करेंगे भाई जो जीएसडीपी रही उसका कितना प्रतिशत है वो सकल स्थायी पूंजी निर्माण रहा। ठीक है ना, तो जीएसडीपी या जीएसवीपी या एनएसडीपी कुछ भी लो, उसका एक पार्ट होता है सकल स्थायी पूंजी। मतलब अपन ने जो टोटल प्रोडक्शन किया या जो टोटल भी जितना भी सामान हमने जिसका बाजार मूल्य है उसमें से जो लंबी अवधि तक जो चीजें चलने वाली है ना, जो लंबी अवधि तक चीजें चलने वाली है, यानी जो सकल स्थायी पूंजी है उसमें हमारी कितनी लागत, जीडीपी का कितना परसेंट उसमें रहा, वो होता है सकल स्थायी पूंजी निर्माण। आपको पता चल गया होगा क्लियर कि सकल स्थायी पूंजी निर्माण क्या होता है। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं आंकड़ों पे। ठीक है, अब आंकड़े क्या रहे राजस्थान के सकल स्थायी पूंजी निर्माण के? ठीक है, 5 नंबर है। राजस्थान के आंकड़े क्या रहे, चलिए देखते हैं। अब देखो राजस्थान के आंकड़े क्या रहे, तो कुल मिलाकर देखिए जीएसडीपी कितनी थी राजस्थान की, हमने पढ़ी थी 8.8
45 लाख करोड़ थी। ठीक है, इसमें से सकल स्थायी पूंजी कितने की आई, जो लंबे टाइम तक चलने वाली थी, उसका पूंजी सृजन कितना किया, वो किया 3,99,594। ठीक है, यानी लगभग 3.99 लाख करोड़ हमने क्या किया, स्थायी सकल पूंजी बनाई। उसमें से 8.45 लाख टोटल था, सब कुछ था, कृषि, उद्योग, सेवाएं वगैरह फलाना ढीम का। उसमें से जो लंबी अवधि तक जो परिसंपत्तियां का सृजन किया, जो चलेगी, जो काम आएगी, वो कितनी थी, 3.99 लाख करोड़ की, लगभग आधी मान लो अपन ने जो है सकल स्थायी पूंजी निर्माण में किया। ठीक है, अब इसमें से एक बात और आती है, क्या, ये जो 3,99,594 लाख करोड़, 3 जो करोड़ हैं अपना सकल स्थायी पूंजी निर्माण में लगा, ठीक है, इसमें से ये सारा क्या सरकार ने किया है क्या या निजी कंपनियों ने किया है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न पूछा जा सकता है कि निजी ने किया है या सरकार ने किया। तो देखो भाई साहब, सरकार तो क्या करती है, सरकार की जो निजी पूंजियां हैं वो बहुत कम होती है। यानी क्या क्या होगी, जैसे रोड हो सकती है, आप पुल हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया रोडवेज की जैसे बसें हो गई, वो हो सकती है, ज़्यादातर यही होगी। ठीक है, लेकिन ज़्यादा पैसा किस में लगता है, मशीनें। लंबी अवधि तक चलने वाली चीज़ों में सबसे ज़्यादा पैसा कैसे, मशीनें। मशीनें कौन लाता है, निजी क्षेत्र लाते हैं। ठीक है, निजी क्षेत्र लाते हैं, मशीनें होती है। मात्रा गलत हो, ठीक है। अब देखो, तो कुल मिला के निजी क्षेत्र जो रहा हमारा, इस 3,99,000 का जो करोड़ रहा, उसमें से लगभग 78% जो है वो तो इन्होंने प्रोडक्शन किया, मतलब इन्होंने सृजन किया इन चीज़ों का, लाया, खरीदा। ठीक है, बाजार मूल्य है वो इनका है, जबकि सरकार का इसमें कितना भाग रहा, सिर्फ 21%, ओनली 21%। ठीक है, तो जब भी बात हो सकल स्थायी पूंजी निर्माण की, सकल स्थायी पूंजी निर्माण क्या होता है, वो सारी परिसंपत्तियां, वो संपत्तियां जो लंबी अवधि तक हमारा काम देगी, वो सारी वस्तुएं जो लंबी अवधि तक चलेगी, क्या क्या होती है मैंने बता दी, रोड, बस, पुलें, मशीनें, जितने भी है, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, टावर हो गया बने हुए, ये सब क्या हो गए, सकल स्थायी पूंजी हुई। हमने कहा कि सकल स्थायी पूंजी है वो जीडीपी का कितना परसेंट रहा, हाँ जीडीपी का कितना परसेंट रहा भाई, कितना परसेंट रहा जीडीपी, 29.43%। जरा 29.43% इनका अलग से निकालने का कोई क्राइटेरिया रहा होगा, तो 29.43% है वो जीडीपी का ये रहा। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं जीडीपी का ये रहा, और इसमें एक है कि ग्रोथ कितनी रही पिछले वर्ष से ज़्यादा, तो ग्रोथ रही, वृद्धि दर जो रही वो कितनी रही, 12.78% रही। कितनी रही, 12.78% रही। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि सकल स्थायी पूंजी निर्माण क्या होता है। ठीक है, और कितना रहा, तो इतना पैसा है उसमें लगा, सब ज़्यादा किसने लगाया, तो निजी क्षेत्र ने ज़्यादा पैसा लगाया, ज़्यादा इसका प्रोडक्शन किया और निर्माण किया, और सरकारी क्षेत्र रहा उसका 21% रहा, इसका 78% रहा। जीडीपी का कितना परसेंट रहा, तो 29.43% है वो सकल स्थायी पूंजी में लगा। और पिछले वर्ष जो सकल स्थायी पूंजी निर्माण हुआ था, और उसकी तुलना में हमने जो 23-24 में किया, 22-23 की अपेक्षा, उसमें कितना रहा, तो 12.78% है वो ग्रोथ रही। ठीक है, तो ये पांचवा पॉइंट भी आपके सामने स्पष्ट हो गया होगा। छठा होता है मूल्य सूचकांक, फाइनल पॉइंट है, और इसी के साथ आपका वृहद आर्थिक प्रवृत्तियां हैं वो समाप्त हो जाएगी। मूल्य सूचकांक, अब सबसे पहला दिमाग में आता है कि सर ये मूल्य सूचकांक आखिर होते क्या, ये होते हैं महंगाई की गणना करने के। महंगाई की आपको गणना करनी है तो आपको मूल्य सूचकांक का सहारा लेना ही पड़ेगा। ठीक है, अब मूल्य सूचकांक कितने प्रकार के होते हैं, तो मैं आपको बता दूं, मूल्य सूचकांक होते हैं 2 प्रकार के। आप मान लीजिए सेक्रेटरीट में बैठे हैं, वित्त मंत्री हैं, वित्त मंत्री के वित्त सचिव हैं या कुछ भी हैं, आपको पूछ ले कि महंगाई निकालनी है, महंगाई कितनी है अभी, तो आप क्या करेंगे, आपके पास 2 आंकड़े होते हैं महंगाई की गणना करने के लिए। कोई भी योजना बनाते हैं महंगाई को आधार बना लेके ही बनाते हैं, बजट बनाते हैं, बजट में जो नीतियाँ लाते हैं, जो भी योजनाएं लाते हैं, उसमें भी महंगाई को आधार बना जाता है। तो महंगाई को जो आधार बनाने रहे, महंगाई का पता कैसे चलता है, तो महंगाई का पता चलता है मूल्य सूचकांक से। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है थोक मूल्य सूचकांक,
एक होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। बस इन दोनों के बारे में आपने अच्छी तरह से समझ लिया तो ये आपका पहला पार्ट जो है बृहद आर्थिक प्रवृत्तियां, ये आज समाप्त हो जाएगा और बहुत ही अच्छी तरीके से खत्म हो जाएगा पार्ट, आपको याद भी हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है, अब मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि ये दोनों क्या है, ये समझ लो। और ये दोनों ही क्यों उपयोग में लेते हैं, कोई एक भी ले सकते हैं यार, दोनों की मगजमारी क्यों, जैसे मैंने बताया ना भाई, स्थायी भी क्यों लिया और प्रचलित कीमत भी क्यों लिया, वैसे थोक मूल्य का भी यूज क्यों लेते हैं और उपभोक्ता मूल्य का यूज भी क्यों लेते हैं, दोनों बताता हूं आपको। देखो, थोक मूल्य सूचकांक क्या होता है। आप मान लीजिए बाजार गए, कहाँ गए, बाजार गए, बाजार गए, बाजार जाके दुकान पर से गए, भाई साहब प्याज क्या भाव दिए, उसने कहा साहब प्याज तो है वो 50 रुपए किलो है सर, पर केजी है। ठीक है, दे दो, आपके 50 रुपए लग गए। आप घर आए, अकेले रहते हो, ठीक है, काम वाली बाई है, वो आती है, वो आती है, वो सब्जी बना के गई, तो उसको आपने मान लीजिए मंथली रुपए ज़्यादा देते होगे, तो आपका पर डे मान लीजिए खर्चा है वो 30 रुपए पड़ता है, कोई वो आपके यहाँ खाना बनाती जाती है। ठीक है, यानी आपके कितने रुपए हुए, 80 रुपए लग गए। ठीक है, अब ये 80 रुपए लग गए। ठीक है, एक तरफ क्या हुआ कि आप प्याज लेने उसे गई। ठीक है, आपने उसे भाई साहब इसका थोक मूल्य कितना है, तो उसने कहा कि साहब हम तो पीछे से 30 रुपए में लाते हैं और आपको बेच देते हैं। ये किसका है, प्याज का, प्याज का थोक मूल्य सूचकांक है। तो थोक मूल्य है प्याज का, थोक मूल्य यानी मंडी से वो कितने में लाया, 30 रुपए में लेके आया। ठीक है, अब देखो, जब भी थोक मूल्य सूचकांक निकालेंगे तो वो ये 30 रुपए को ही इंक्लूड करेंगे। भाई प्याज की वैल्यू कितनी है, 30 रुपए। लेकिन जब भी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना की जाएगी तो उपभोक्ता ने कितने रुपए में खरीदा, वही बाजार मूल्य। उपभोक्ता ने कितने रुपए में खरीदा, उपभोक्ता को 50 रुपए का पड़ा, प्लस सेवा भी शामिल है इसमें, भाई सब्जी बनाई ना, सेवा का मूल्य भी शामिल है, तब 80 रुपए की आपको सब्जी पड़ी। लेकिन थोक मूल्य सूचकांक के अनुसार देखा, अगर गणना की तो 30 रुपए की सब्जी पड़ी। समझ में आ गया, थोक मूल्य सूचकांक क्या होता है, केवल थोक मूल्यों को ही मान के गणना की जाती है कि ये रुपए है तो अब निकालो महंगाई कितनी बढ़ गई है। लेकिन ओनली वस्तुएं, देखो केवल वस्तुएं, सेवा को इंक्लूड नहीं किया, ये सब्जी बनाने भाई इसको इंक्लूड नहीं किया। लेकिन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक रहा, उसमें आपके आपने कितने में खरीदी और ये कितने में आपकी सब्जी बनाई, पूरी सेवा कितने लगी, काम वाली बाई भी लगी, तो आपके लिए 80 रुपए पड़ी। यानी एग्जैक्ट कौन बता रहा, डाटा उपभोक्ता मूल्य बता रहा है। अब प्रश्न उठता है, अब क्या प्रश्न उठता है कि तो फिर आप उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निकालो। ठीक है ना, ओनली क्यों निकालो, सबसे सही उपभोक्ता मूल्य ही है। आप क्या निकालो, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निकालो, थोक मूल्य मत निकालो। लेकिन ऐसा कर नहीं सकते, दोनों निकालने पड़ते हैं, उपभोक्ता मूल्य भी निकालना पड़ेगा और थोक मूल्य भी निकालना पड़ेगा। इसका एक कारण है, इसका कारण देखिए, उपभोक्ता मूल्य तो अपन क्यों निकालते हैं, सीधा लगे कि महंगाई जो है उसका एकदम 100% अपने को पता लग जाएगा कितनी महंगाई है। ठीक है, और कितनी महंगाई किसकी, उपभोक्ताओं पर जो मार पड़ रही है वो महंगाई, उपभोक्ताओं पर जो मार पड़ रही है उसकी 100%। इसके हिसाब से हम क्या है कि हमारा जो मुद्रास्फीति का प्रबंधन है या जो महंगाई का प्रबंधन है वो सरकार करती है। अगर थोक मूल्य सूचकांक निकल गया तो, अब उपभोक्ता निकल गया तो सॉरी, तो फिर थोक मूल्य मत निकालो। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको थोक मूल्य सूचकांक भी निकालना पड़ता है। ये तो वस्तु और सेवाओं दोनों पे होता है, फिर ये ज़्यादा एग्जैक्ट होता है। तो फिर ये क्यों निकालना पड़ता है जो सिर्फ वस्तुओं पर ही आधारित हो। देखो, आप मेरे प्यारे उपभोक्ताओं, क्या आपने कभी बाजार से यूरेनियम खरीदा, यूरेनियम आपने नहीं खरीदा होगा। ठीक है, आपने कभी बाजार से कोई सीधा मेटल खरीदा हो, कभी ये अपनी पवन चक्की खरीदी है आपने कोई बाजार से, तो पवन ऊर्जा के लिए नहीं खरीदी आपने। यानी उपभोक्ता सारी चीजें नहीं खरीदते बाजार के, कुछ चीजें हैं वो उपभोक्ताओं द्वारा नहीं खरीदी जाती, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खरीदती है वो सिर्फ। ठीक है ना, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खरीदती है। यानी
थोक मूल्य सूचकांक में क्या होती है, ऐसी ऐसी वस्तुएं होती है जो कई बार जो उपभोक्ता नहीं खरीदते, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां भी खरीदती है, तो इनको भी इंक्लूड करना जरूरी है, ठीक है ना। तो थोक मूल्य सूचकांक कब काम आता है, जब हमें अपना राजस्व प्रबंधन करना होता है, राजकोषीय प्रबंधन करना होता है, बजट प्रबंधन करना होता है, बड़ी बड़ी नीतियां बनानी होती है, तो हमें थोक मूल्य सूचकांक की जरूरत पड़ती है। क्यों, क्योंकि बड़े बड़े आइटम इसमें हैं। और जब हमें जनता को महंगाई की मार से बचाना होता है तो हम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की बात करते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की जरूरत क्यों पड़ती है, थोक मूल्य सूचकांक की जरूरत क्यों पड़ती है, दोनों ही रखने अनिवार्य क्यों है। ठीक है, अब अपन इसके फाइनल स्टेज पे पहुंचते हैं कि थोक मूल्य सूचकांक और गणना की बात कर लेते हैं, वे आंकड़े क्या क्या रहे। ठीक है, वाह भाई, सीधी खरीदी बार तो एकदम सीधी लाइन आई है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ठीक है। अब देखो, थोक मूल्य सूचकांक जो है, मैंने आपको क्या बताया, ओनली वस्तुएं, सेवाएं इसमें इंक्लूड नहीं होती। ठीक है, ये जारी कौन करता है, मासिक रूप से ये जारी होते हैं। ठीक है, कैसे जारी होते हैं, मासिक रूप जारी होते हैं। और आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय राजस्थान जो है वो जारी करता है, कौन सा, निदेशालय राजस्थान इसको जारी करता है। तो ये समझ में आ गई। ठीक है, एक ध्यान रखना कि जो थोक मूल्य सूचकांक है ये इंडिया भी जारी करती है अपना अलग, उसका आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय जारी करता है, और राजस्थान भी अपना अलग जारी करती है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अपन देखेंगे कि ओनली इंडिया जारी करता है। राजस्थान का क्या रहा, ये भी भारत का जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो जारी करेंगे वो ही करेंगे, राजस्थान का इसमें कोई रोल नहीं है, वो अपन ये पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है, तो थोक मूल्य सूचकांक सिर्फ वस्तुएं होंगी, मासिक प्रत्येक महीने इसको जारी करता है। जारी कौन करता है, आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय राजस्थान जारी करता है। ठीक है, तो मैंने बताई वस्तुएं यानी पर्टिकुलर कुछ वस्तुएं हैं इसमें। ठीक है, जैसे अगर भारत अगर जारी करता है ना, भारत का आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय जारी करता है, तो वो कुल 697 वस्तुओं को इंक्लूड करता है। वो देखता है कि इसकी थोक मूल्य कितना है, उसके अनुसार पर मूल्य सूचकांक जारी करता है। लेकिन बात करते हैं अपन राजस्थान की, तो याद रखना 154 वस्तुएं हैं, 154 वस्तुएं हैं, उनका थोक मूल्य कितना रहा उसके आधार पर ये जारी होता है। ठीक है, 154 मूल्य हैं, उसके आधार पर ये जारी होता है। अब इसमें भी 3 एरिया बनाए, 3 भागों में इसको बांटा गया। कितने भागों में, 3। प्राथमिक वस्तुएं, ठीक है, विनिर्मित वस्तुएं, ठीक है, और जो ईंधन होता है हमारा, जितनी भी फ्यूल से संबंधित हैं वो। ठीक है, तो अब 154 में से किस किस में कितने वस्तुएं शामिल हैं, तो सबसे पहले प्राथमिक वस्तु की बात करते हैं। तो 75 वस्तुएं हैं, वो तो प्राथमिक वस्तुएं क्या होती है, लगभग इसमें मैक्सिमम में वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इंक्लूड होते हैं। फल हो गए, सब्जियां हो गई, गेहूं हो गया, ठीक है ना, आटा हो गया, ये सारे होते हैं। विनिर्मित वस्तुएं क्या होती है, ये सारी विनिर्मित है, लैपटॉप निर्मित है, मोबाइल विनिर्मित है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग हुआ वो हुआ। और फ्यूल में क्या हुआ, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, और सोलर वो भी, ये भी हो गया। और ईंधन, जो भी ईंधन के रूप में जो कुछ भी प्रयोग होता है वो सब इसमें आता है। तो 75 वस्तुएं प्राथमिक में है, ठीक है, और 69 जो है वो विनिर्मित में है, और 10 हैं वो ईंधन में है। ये आपको रटना है, ये एग्जाम में आएंगे डाटा, ठीक है ना। और ये भी आ सकता है, हालांकि आर्थिक सर्वेक्षण ने ये नहीं दिया है हमारे, लेकिन ये याद रख लेना कि जब भारत का थोक मूल्य सूचकांक निकालते हैं तो 697 वस्तुएं उसमें होती है, लेकिन जब आप राजस्थान का निकालोगे तो उसमें 154 होगी, और उसमें 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया है कि भाई प्राथमिक वस्तुएं जो होती है, ठीक है ना, जो बहुत ज्यादा जरूरी होती है, एग्रीकल्चर होते हैं, ये विनिर्मित वस्तुएं फैक्ट्री में 69 और ये 10। ठीक है, अब मूल्य भार इसका कितना होता है वो देखते हैं। ठीक है, मूल्य भार कितना होता है, तो देखो ये जो 75 वस्तुएं रही, ठीक है, इनका मूल्य भार है टोटल 34%। 34%। ये जो विनिर्मित वस्तुएं हैं जो है 69, ठीक है, इनका है 49%। और ये जो ईंधन वाली रही 10 वस्तुएं, इनका है 60%। ठीक है, जब भी मूल्य सूचकांक निकालेंगे ना,
तो इनके मूल्यों का जो मूल्य भार रखा जाएगा वो मतलब इनका जो पार्ट रहेगा, इन वेटेज है वो इतना रहेगा बारी बारी, यानी 34% तो प्राथमिक वस्तुओं पे 75 है उनके आधार पर करेंगे, विनिर्मित वस्तुएं जो 69 है उनका 49%, और जो ईंधन की मात्र 10 वस्तुएं उनका 16% इसमें रहता है। ठीक है, तो थोक मूल्य सूचकांक अपने पढ़ा, केवल जो वस्तुएं होती है इसमें सेवाएं नहीं होती है, और मासिक आधार पर जारी किया जाता है। भारत अपना अलग जारी करता है, राजस्थान अपना अलग जारी करता है। जब भारत का आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय करता है वो 697 वस्तुओं को इंक्लूड करता है, लेकिन राजस्थान का जो आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय जारी करेगा तो 154 वस्तुओं को इंक्लूड करेगा। उसमें 3 होगी, प्राथमिक वस्तुएं, विनिर्मित वस्तुएं, ईंधन। प्राथमिक में 75 वस्तुएं 154 में से, इसमें 69 है, इसमें 10 है, और जो वेटेज रहता है थोक मूल्य सूचकांक में 34, 49 और 16% रहता है। ठीक है, चलो अब ये जो थोक मूल्य सूचकांक है वो कितना रहा वो देखते हैं, भारत का कितना रहा और राजस्थान का कितना रहा आंकड़ा। ठीक है, सबसे पहले राजस्थान की बात करें। राजस्थान का 2023 में जो रहा वो रहा, देखिए 387.90, ये है थोक मूल्य सूचकांक, इसको रट लेना, लिख लेना। ठीक है ना, ये सूचकांक है भाई। अब पिछले वर्ष से महंगाई में कितनी वृद्धि हुई, यानी थोक मूल्य सूचकांक में कितनी वृद्धि हुई, तो वृद्धि हमारे हुई 0.54%। थोक मूल्य सूचकांक में कितनी वृद्धि हुई, 0.54%। अगर आप भारत की बात करते हैं, क्योंकि भारत अलग निकालता है थोक मूल्य सूचकांक 697 वस्तुओं को लेकर, ये 154 वस्तुओं को लेकर, तो इसमें 2022 और 2023 दोनों में थोक मूल्य सूचकांक सेम ही रहा, 151.3। ठीक है, यानी वृद्धि कितनी हुई थोक मूल्य सूचकांक में, 0% हुई। ठीक है, तो यहां पे थोक मूल्य सूचकांक का अंत हो जाता है। फाइनल होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। एक मिनट रुकना। ठीक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो अब मैं आपको बता देता हूं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें वस्तुएं भी शामिल होती हैं, और वस्तुएं भी शामिल होगी और सेवाएं भी शामिल होती है। ठीक है, हम जो उपभोक्ता हैं उनके बारे में सोचकर ये मूल्य सूचकांक निकाला गया। ठीक है, अब क्या होता है, ये ओनली इंडिया लेवल पर निकलता है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर बता दो कितना रहा फटाफट उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इसको फटाफट नहीं बताया जा सकता, क्योंकि इसमें 4 श्रेणियों में बांटा गया है। इसको जब निकालते हैं ना 4 श्रेणियों में, क्योंकि उपभोक्ता अलग अलग होता है मेरे भाई। ठीक है ना, सरकारी कर्मचारी होते हैं, इंडस्ट्रियल कर्मचारी होते हैं, वो अलग इस चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। गांव के लोग होते हैं वो अलग अलग चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर संयुक्त होते हैं वो अलग अलग करते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होती है औद्योगिक, जो श्रमिक होते हैं, औद्योगिक श्रमिक। ठीक है, जिसको कहते हैं इंडस्ट्रियल लेबर। ठीक है, इंडस्ट्रियल वर्कर। सीपीआई होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो सीपीआई आईडब्ल्यू कहते हैं इसको, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, औद्योगिक श्रमिक, इंडस्ट्रियल वर्कर। ठीक है ना, एक तो सब इंडस्ट्रियल के निकालते हैं, फिर निकालते हैं जो ग्रामीण होते हैं, मतलब जो कृषि श्रमिक होते हैं उनके लिए निकालते हैं। अब कृषि श्रमिक खेतों में काम करते हैं, वो अलग अलग चीज़ों का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं एग्रीकल्चर लेबर। ठीक है, फिर अपन निकालते हैं किसके लिए, ग्रामीण के लिए अलग, यानी जो कृषि नहीं करते लेकिन गांवों में रहते हैं। ठीक है, यानी उसको क्या कहते हैं, रूरल लेबर। ठीक है, फिर संयुक्त होती है एक ग्रामीण, शहरी और संयुक्त। यानी देखो थोक मूल्य सूचकांक तो बेचारा सीधा सीधा था, 154 वस्तुएं हैं, 3 भागों में बांट दी, और कुल मिलाकर जो निकला कितना, 381.90। लेकिन जब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पूछा जाए तो कोई एक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक नहीं है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 4 प्रकार के होंगे, यानी उसको आपको स्पेसिफिक वो आपसे पूछेगा कि IW कितना है, AL कितना है, RL कितना है, ये कितना है। ठीक है, अब देखो ये जो तीनों है, ये तीनों, ये कौन निकालती है, श्रम ब्यूरो शिमला निकालती है।
ठीक है। और ग्रामीण शहरी संयुक्त है, ये कौन निकालता है? ये निकालता है NSO। कौन निकालता है? NSO, यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान। राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान है, वो निकालती है ये। ठीक है, चलो अब एक बार इसको, लास्ट स्लाइड है अपने ये, वो दिखाता हूँ। ठीक है, तो CPI इंडस्ट्रियल वर्कर, CPI एग्रीकल्चर वर्कर, CPI कौन सा होगा? रूरल वर्कर, और CPI संयुक्त। ये तो पता था कौन? श्रम ब्यूरो। ये कौन निकालते? श्रम ब्यूरो शिमला, श्रम ब्यूरो शिमला। और ये कौन निकालती है? NSO। चलिए अब देखिए, ये जो CPI है, इसमें आधार वर्ष कितना लेते हैं अपन? 2016। इन दोनों में लेते हैं 1986 87, 1986 87। इसमें आधार वर्ष लेते हैं 2012। ठीक है, अब थोक मूल्य सूचकांक है ना, उसमें शायद उसमें 1999 और 2000 को लेते हैं थोक मूल्य सूचकांक। वो मैं आपको भूल गया, पता नहीं याद करना। बेस ईयर क्या होता है? बेस ईयर वाला वही कंसेप्ट है भाई, जो अपने स्थायी मूल्य में देखा था ना, 2011 की कीमतें ली थी, तो बस थोक मूल्य सूचकांक में जो 1920-2000 में था उसको 100% मान लेते हैं, और फिर उसके बाद में आगे गणना करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो CPI IW है, यानी इंडस्ट्रियल जो वर्कर है, उनके लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, इसका बेस ईयर क्या है? 2016 है। श्रम विभाग, श्रम ब्यूरो जो है शिमला, वो निकालता है। और सरकार जो अपना महंगाई भत्ता देती है ना, महंगाई भत्ता जो सरकार देती है ना, डियरनेस अलाउंस कहते हैं उसको, उसका आधार है वो CPI IW ही होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, ये तीनों इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बता दूं आप, ठीक है ना। सरकार के लिए ये तीनों इंपॉर्टेंट नहीं जितनी ये है इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए महंगाई कितनी जा रही है। डियरनेस अलाउंस इसके लिए होती है। ठीक है, तो ये आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि 4 प्रकार का होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। यानी औद्योगिक श्रमिकों के लिए अलग, भाई उनके लिए महंगाई अलग टाइप की होती है, कृषकों के लिए अलग टाइप की महंगाई होती है, ग्रामीणों के लिए अलग टाइप की महंगाई होती है, और संयुक्त के लिए अलग टाइप की महंगाई होती है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई थोक मूल्य जो सूचकांक था, उसका तो आर्थिक वो निदेशालय करता था, सांख्यिकी निदेशालय करता था। ठीक है, गणना कैसे करता था कि 154 वस्तुएं होती थी, वो सिस्टम होता था। अब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निकालने के लिए क्या सिस्टम है? तो उपभोक्ता मूल्य, अब ऐसा तो नहीं पूरे भारत में जाके एक एक वस्तु का करेंगे, क्योंकि इसमें तो वस्तुएं फिक्स थी, करेंगे पूरे भारत में ही, लेकिन वस्तुएं 154 ही है। लेकिन इसमें वस्तुएं इतना फिक्स नहीं है, ठीक है ना। फिक्स बास्केट तो इसमें भी बने हुए हैं कि ये वस्तुएं करेंगे, लेकिन इसमें इंक्लूड और एक्सक्लूड वस्तुएं होती रहती है। लेकिन इन्होंने एक चीज अच्छी कर दी, 88 केंद्र बना लिए इसने पूरे भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निकालने के लिए। 88 केंद्र बना लिए भाई, ये जो 88 जिले हैं, ठीक है, इनके भाव देखेंगे, इन वस्तुओं के इन 88 जिलों में क्या भाव है। तो प्रश्न उठता है कि सर राजस्थान जो है, राजस्थान के लिए कितने हैं? राजस्थान के इन 88 में कितने जिले शामिल है? तो 3 जिले शामिल हैं। इनको कहते हैं जेब, JAB, जेब। यानी जब भी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भारत सरकार निकालती है, यानी ये श्रम ब्यूरो निकालता है या NSO निकालेगा, तो वो एक तो जयपुर घूम के जाएंगे कि भाई साहब जयपुर में उपभोक्ताओं के मूल्य हैं वो कितने कितने हैं, फिर वहाँ से अलवर चले जाएंगे, फिर एक गेड़ी मारेंगे भीलवाड़ा की। ठीक है, जयपुर, अलवर और भीलवाड़ा की। ठीक है, यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बारे में राजस्थान का तो पूरा आंकड़ा हमारे पास था, क्योंकि राजस्थान निकालता है 387.90। लेकिन अगर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बारे में पूछे तो आपके पास आंकड़े उपलब्ध क्या है कि जयपुर में जो वृद्धि पता है भाई, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में कितनी वृद्धि हुई? जयपुर में हुई पिछले साल से 1.3%। ठीक है, इसमें हुआ 3 अलवर में, सॉरी, जयपुर में हुआ 2.68%। ठीक है, ये प्योर रट्टे वाले हैं आपके। अलवर में हुई है 1.03%, और भीलवाड़ा में हुई है 3.86%। ठीक है, तो ये जो आंकड़ा है ना,
ये वाला, ये रटना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये आर्थिक सर्वेक्षण में दे रखा है। और उपभोक्ता भाई थोक मूल्य में तो आप याद रख लोगे 387.90 राजस्थान का है। आपसे पूछे राजस्थान का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कितना है, तो ये इंपॉर्टेंट डाटा है उसके लिए। ठीक है, तो देखो हमने आज राजस्थान का जो आर्थिक सर्वेक्षण है 2023-24 का, उसका जो पहला पार्ट है कौन सा, बृहद आर्थिक प्रवृत्तियां, वो कंप्लीट कर लिया। ठीक है, 6 हिस्से थे, 6 के 6 हिस्से मैंने आपको अच्छी तरह से पढ़ा दिए हैं। मैंने आपको बताया जीएसडीपी क्या होता है, एनएसडीपी क्या होता है, और जीएसवीए क्या होता है, फिर प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं, क्या रही, और जो स्थायी पूंजी निर्माण था वो क्या रहा, थोक मूल्य सूचकांक क्या होता है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या होता है, इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। और मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट जो सेक्शन है वहाँ पे कमेंट करके बताएं। और अगला जो पार्ट होगा वो इसका सेकंड पार्ट होगा जो हम पढ़ेंगे। इसको आप अच्छी तरीके से कर लें, आप इसके नोट्स भी बना लें, और जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसको अब आप एक बार ज़रूर पढ़ के देखें, आपको मज़ा आ जाएगा। थैंक यू सो मच।